लिख दिया है। खत्म पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात की हिदायत की गई हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि उनकी जमात अपोजिशन का हिस्सा है और आइंदा भी रहेगी। हुकूमती वजूद उसके इकदामात अवाम के मफादात से मुतसादिम है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करने की तजवीज़ दे दी है, जबकि रहनुमा पीटीआई असद कैसर साहब कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इकदामात से हम मुतमईन नहीं हैं। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या भला है? ये क्या भला है? पता नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कभी इस तरह का कोई लफ्ज़ ना सुना है ना कोई तसव्वुर किया है। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है? मतलब एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट जो है वो है, और साथ उस अरेंजमेंट में जो है वो तहरीक इंसाफ एक तरफ है और वो अरेंजमेंट उस तरफ है, और मुल्क के इश्यूज़ कुछ और हैं। ये जो एक ताम झाम सा है, ये किसी और तरफ जा रहा है। इशू है इकॉनमी, इशू है सिक्योरिटी, यहाँ पर वो गालम गलूच से हट के कोई बात ही नहीं हो रही। और अब ये नया लफ्ज़ सुना है मैंने, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा? मतलब है कि इनको पता ही नहीं चला कि उस दिन क्या हुआ रात को। मतलब ये देखें, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और ये हुकूमत में हैं, और ये मतलब अब मैं क्या बात करूँ? देखें ना, मतलब है कि वज़ीर ख़जाना क्या कर रहे हैं उसका इनको नहीं पता, वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं उसका भी नहीं पता, क्या है, कैसे है, क्या है। मतलब अब देखें, अयाज सादिक साहब जो हैं वो यानी उन्होंने पहले भी जो 2014 में भी जब ये कादरी साहब और खान साहब का धरना आया था और सारे मामला आए थे, तो उन्होंने बड़े तरीके से बहुत तल्ख माहौल को उन्होंने ज़रा संभाला था। अब भी वो बहुत तल्ख माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि वो जितना मर्जी को संभालने की कोशिश करें, वो भी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो उसको नहीं संभाल सकते। ये जो ताम झाम है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये नहीं चल रहा, ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये सिस्टम जा रहा है और हम उसके दरमियान में हैं। कुछ भी नहीं होगा इनसे। जो इश्यूज हैं वो है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जी। और बड़े सख्त, मैं बार बार रोज़ दोहराता हूँ उसी बात को कि रोज़ आने वाले दिनों में आप ये तलखियाँ और ये 7 से 8 और 8 से 9 और 10 वाली खबरें सुनेंगे। नहीं चल रहा। मुल्क के इश्यूज़ कुछ और हैं। सोशल अनरेस्ट है, लोगों में बददिली है, लोग मायूस हैं, ठीक है। और इसके मैंडेट पे बहुत सवालात हैं, बहुत सवालात हैं इस पूरे सिस्टम के। और मतलब ये इनको खुद भी अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि अब हो रहा है अंदाज़ा, ठीक है ना। तभी आज वो बात भी हुई कि जी वो कल को हम भी जा सकते हैं और ये वो सारा। तो अंदर तो बात ये सारी कि ये तो एक जमात के पीछे लग के, और उस जमात की अपनी गलतियाँ हैं भाई। उनको खान साहब को किसने कहा था कि वो जो है वो पीपल्स पार्टी से एक अनहोली अलायंस जिसको मैं कहता था वो करें उस वक्त, तो पीपल्स पार्टी ने पीछे खींची अपनी हमायत, तो ढांचा धड़ से गिर गया। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो वो एक अलायंस अनहोली अलायंस था। अनहोली अलायंस में कहता था क्योंकि वो मुताबिकत नहीं रखता था ना। देखिए, जमहूरियत में तो चलती है, लेकिन जो खान साहब की जो बयानिया था उसके साथ वो मुताबिकत नहीं रखता था। तो जब एक दफ़ा वो बन गई, चीज़ बन गई थी, तो वो जो मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जरदारी साहब ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखा। वो उन्होंने ख़राब नहीं किए ताल्लुकात, जो उनके बड़ी मुश्किलों से बहाल हुए थे। ईंटों से ईंटों के वाक़यात के बाद उन्होंने बहाल रखे ताल्लुकात बड़े तरीके से। यानी बाजवा साहब के साथ, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उनके ताल्लुकात बड़े ज़ाहिर पन्नू वाक़िल में हो रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी उनके मामला, फिर उन्होंने उनकी मौजूदगी में मतलब बड़ा कुर्बत इख्तियार की। बाप पार्टी उन्हीं के दौर में बनी ना बलूचिस्तान में, फैज़ साहब के दौर में। तो बात यह है कि ये अब सादिक सिंजानी साहब और सारे
तो बात यह है कि अब वो चूंकि अच्छा वो कंटिन्यू किया, जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को मेंटेन रखा। खान साहब का बीच में मामला टूटा, जरदारी साहब ने वो गिरा दिया सेटअप, वो नो कॉन्फिडेंस आई और उसको आईनी तरीके से गिराया, आईनी तरीके से गिराया, यानी उसमें ये नहीं हुआ। लेकिन उसका एक बैकग्राउंड है ना, वो हर एक को। अब इशू ये है कि वो अजीब अटक गए मसला, कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है यही नहीं पता। देखिए ना, वो जो फाइज ईसा साहब ने सवाल उस दिन किया, फाइज ईसा साहब के जो वो हैं उनके फैसलों पे जो है वो जाहिर है लोग राय अपनी अच्छी भी रखते हैं, बुरी भी रखते हैं, जैसी भी हैं। मगर एक बात उन्होंने की ना उस दिन कि भाई इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे। भाई किसी को पता ही नहीं इस मुल्क में इलेक्शन किस दिन हो गए ना। आप अंदाज़ा लगाएं कि वेनेजुएला में जहाँ इतने हंगामे हो रहे हैं, वहाँ पर भी मदुरो नहीं कह रहा कि मैं कल सुबह हलफ उठा लूँगा, उसने भी 10 जनवरी को उठाना है हलफ। नहीं, देखें आपके आइन में पता ही नहीं कि इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करेगा। वो असेंबली से तोड़नी नहीं चाहिए थी, तोड़ दी, कैसे टूटी, क्या हुआ, असेंबली तोड़ने के ऊपर आर्टिकल 6 लग गया। मतलब यार अजीब एक मतलब है कि एक सेकंड सब्र करें, वो अजीब मामलात हो गए, इलेक्शन हो गया, फिर अपीलें बन गई, फिर इतनी खिचड़ी। आप यकीन करें कि उसमें मतलब है कि नैब केसेस, अच्छा अब ये नैब तरामीम गले पड़ गई हैं, नैब से चले गई हैं एफआई के पास। वो कहना खजूर में अटकने वाला है सब। अब इसमें जाहिर है कि वो ऊपर से वो अलीमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, वो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ मामला। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो तकरीर और बाकी इश्यूज़ है ही नहीं। ये इश्यूज़ है कि इकॉनमी का प्लान कौन लेकर आता है सामने। देखिए आपने कितनी रकम वापस करनी है आईएमएफ के साथ, सूद कितना देना है, कर्जा कितना है, आवाम पे कितना बोझ डाल सकते हैं आप, कितना नहीं डाल सकते, सोशल अनरेस्ट, बददिली। मैंने कहा ये मतलब है कि पॉलिटिशियंस का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। देखिए अब जो बात हो रही है वो तो ये हो रही है कि हर अदारा अपने अंदर एहतसाब करे ना, और रुथलेस अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, मैं इस बात को तो आज 9/11 वही 23 साल वाले बात, पहले दिन से जब ये इलेक्शन हुआ ना 2002 का इलेक्शन कवर किया, उससे पहले रेफरेंडम हो गया था, मैं थोड़ी सी तो एक वोट पे अटक गया था मामला। एक वोट जो है, सारी शख्सियात इधर यहीं पे मौजूद हैं, सियासी भी, मीडिया में इंतहाई सीनियर उस वक्त लोग थे जो प्रिंट मीडिया में थे। एक वोट अटक गया था कि कैसे वो जमाली साहब के लिए एक वोट नहीं मिल रहा था। तो पहले जो है वो बेनज़ीर साहबा के साथ था कि उनके साथ वो किसी तरह से साथ आ जाए। बेनज़ीर साहबा ने इनकार कर दिया। जरदारी साहब उस जेल में थे, बेनज़ीर साहबा जलावतन थी, इनकार किया बेनज़ीर साहबा ने। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो, और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो हमेशा लॉयल रहे, मतलब उन्होंने भी इनकार कर दिया। उनको भी ये था कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि जब वो नहीं हुआ सिलसिला पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर बेनज़ीर साहबा ने कहा नहीं मेरी पार्टी तो नहीं होगी, होंगी तो मैं होंगी, मतलब मेरी पार्टी कैसे आप तोड़ के, और वहाँ पे अमीन फ़हीम साहब के साथ तो उनको ऑफ़र हो गई थी। उसके बाद फिर वो एमक्यूएम के साथ मामला हुआ लंदन में, और एमक्यूएम वापस आई पॉलिटिकल धारे में। तो बात यह है कि ये अब मतलब उस वक्त वो दरमियान में फिर वो नून में से शीन और शीन में से मीम, और वो जनाब वो नैब का खुसर पैर, पहले भी नहीं, पहले भी वो एक हैरेसमेंट और ताजिर वाजिर जो है वो अजीब मुल्क में एक बन गया था नैब पहले ही। लेकिन नैब को, लेकिन बाद में तो फिर ही हुआ कि सबको। मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था उस ज़माने में लंदन में, तो वो मतलब नैब से भागे हुए थे। अचानक वो मुझे बैठे बैठे कहते हैं कि अच्छा जी तो कल मिलते हैं डॉक्टर साहब, बोलिए बड़ी मुसीबत है, ये है पीछे बड़ी करप्शन केसेस बने। अच्छा जी, तो उनका ताल्लुक केपी में नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो जो है वो अगले दिन उनको फ़ोन किया था, फ़ोन उनका नहीं उठा रहा। थोड़ी देर में ख़बर हमारे पास आ रही है वो हलफ उठा रहे हैं काबीना में, शरीफ साहब की काबीना में हलफ उठा लिया उन्होंने। ये कैसे हो गया भाई? हो गया। तो इस तरह से अगर हम करेंगे ना काम नहीं बनेगा। एक दफ़ा जो सियासत है वो अलग करके, और जो गलत यानी इंजीनियरिंग हुई है पॉलिटिकल, नैब से बड़ा कोई मैं क्या बात कहूँ इस वक्त, उन्होंने जिस तरह नैब इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब यह है कि वो या तो अकाउंटेबिलिटी का कोई एक अदारा हो, या नैब अपने कुछ तरीक़ेकार को चेंज करे। लेकिन उनके कानून भी तो इन्होंने बनाए हैं, पार्लियामेंट से बने हुए हैं, तो एक रौला है।
तो अब ये है कि अकाउंटेबिलिटी जैसे भी करनी है करें। और ये अरेंजमेंट जो है ना, देखें सिक्योरिटी के क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ था। ये अभी देखें हम कैसे भूलें बलूचिस्तान को, चंद दिनों के बाद जिक्र ही नहीं हो रहा। नहीं, और मैं तो चूँकि वही अभी थोड़ी देर बाद वो जो सोमवार करीब होती हैं वो अमेरिका में स्टार्ट होंगी 9/11 के हवाले से वहाँ पे दिन में, तो जाहिर है कि लोगों के जहनों में ताज़ा होंगी बातें सारी। तो ये हमें बहुत संभल के चलना है, ये इस तरह से नहीं उछल कूद जो हो रही है सारी, और ये अच्छा भी नहीं। और सीनियर सियासतदान है, इनको ये अच्छा भी नहीं लगता कि ये इस तरह की ये करें बात, और उस वक्त माहौल को ठंडा करें, मुल्क के माहौल को तल्ख ना करें बराए काम। अगर कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ऐसी कोई चीज़ बनती है कि इस ईवान का तकद्दुस रखा जाए, क्योंकि बहरहाल एक अरेंजमेंट तो अब आ गया है ना, जैसे भी है इन्होंने भी मान लिया, पीटीआई भी मौजूद है अंदर, वो उधर हुकूमत भी मौजूद है, वज़ीर आज़म भी हैं। अरेंजमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो अनहोली अजीब सा है कुछ। बहरहाल जो जैसा भी है, या तो सारी शख्सियत बैठें, मेरा ख्याल है एयाज सादिक साहब से ज़्यादा मुनासिब कोई शख्सियत इस वक्त नहीं है। बतौर स्पीकर उनका रोल पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा, बिल्कुल। और वो और गिलानी साहब दोनों एज ए चेयरमैन सेनेट भी वो बैठें, और वो बैठ के इसको सारे मामला को तय करें कि भाई कैसे इस अरेंजमेंट ने जैसे भी चलना है आगे, तो वो जो है या इस तो वो एक तरीके से चलें, मतलब कम से कम गालम गलूज बंद हो जाए, और कोई अगर कोई अच्छा आइडिया आता है, कानून साजी होती है, ऐसी बात उस पर करें। तो वो मुझे तो वो समझ में आता है बस चार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाकी तो ये है कि अगर ये पता ही नहीं कि पार्लियामेंट में कौन आया कौन गया, तो हुकूमत पर ये अरेंजमेंट कैसा है? जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनके मतलब है कि सीसीटीवी देखें तो ये देखें भाई आप क्या खुद हुकूमत में हैं, आप अरेंजमेंट का हिस्सा हैं, तो देखें जरा मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, ये अब अफगानिस्तान ज़ाहिर है 9/11 7 अक्टूबर को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2001 में, और फिर इनखला हुआ 2021 में, और 2021 में इनकला भी हुआ, लेकिन वो क्लोजर प्रॉपर नहीं हुआ, जो मैं बात कहता हूँ ना कि क्लोज नहीं हुआ। तो इसकी जिसकी वजह से वहाँ से मुसलसल एक दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये कल रात को या आज सुबह पाकिस्तान में अलग सुबह ये साबिक सदर ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान ये सवाल भी जो डिबेट हुई ABC स्टूडियोज़ में 90 मिनट की, उसमें ये सवाल भी ज़ेर बहस आया। और इसके ऊपर जो है वो कमला हैरिस जो हैं, उन्होंने बहुत ही कमाल अंदाज में इसके ऊपर वो उन्होंने दाएं बाएं से वो ट्रंप साहब के ऊपर डाला कि आप थी तालिबान को बुला के ये किस तरह की डील कर रहे थे। कैंप डेविड बुला रहे थे तालिबान रहनुमाओं को, वो मेरे ख्याल से मुला ब्रदर की का जिक्र उन्होंने किया होगा, वो अब्दुल का नाम लिया, मुझे नहीं पता कि क्या उसे मुराद। बहरहाल उन्होंने कहा कि कैंप डेविड बुलाते थे। अच्छा, और एक आम राय है, मतलब CNN के पोल्स उठा लें या आम, मैंने उसको देखा सुबह, और मैंने इतनी ख़राब परफॉर्मेंस ट्रंप साहब की आज तक नहीं देखी। ये ट्रंप साहब की पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें वो लग ही नहीं रहा था ये ट्रंप हैं। और कमला हैरिस जो हैं वो ये मुकाबला तो जीत गई, ये मुबाहिसा तो वो इसमें तो उन्होंने टोटल जो है ना फ़र्क कर दिया उनको। और कमला हैरिस जो हैं वो 90 मिनट तक, ये मेरी राय, जाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में कमला हैरिस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब देखें ट्रंप जो है ना वो अपने वो गुडी होता है ना, शहद की दलदलों में कहीं बैठे हुए आसपास कुछ लोग, सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं, वो अपने उससे निकले, रिसोर्ट से निकले, सीधा ABC स्टूडियो में दाखिल हुए। उनका मैदान तो जीता हुआ है ये, मतलब बाइडेन ने टिका तो ये, वो मतलब वो जो है कमला हैरिस पूरी प्रिपेयर्ड थी, वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो टू द पॉइंट बिल्कुल। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उस डिबेट में इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने अपने जज्बात जो है ना, जज्बात का इजहार कमाल किया। मतलब वो जो है ना, मतलब जब ट्रंप बोल रहे होते तो वो तो कभी ऐसे, कभी यूं, कभी ऐसे, कभी मतलब वो उन्होंने ऐसा, मतलब अपने चेहरे की वो जो है ना, मतलब ट्रंप बात कर रहे हैं तो ऐसे क्या, अच्छा, मतलब वो चूंकि उस दौरान बोल तो सकते नहीं थी,
और ट्रम्प की हर बात पे जो उनके एक्सप्रेशंस थे, अच्छा वो जाहिर है कि दोनों विंडोज़ खुली होती थी एक ही वक्त में, तो वो अच्छा ट्रम्प का जो ख़ास स्टाइल है वो ट्रम्प साहब बिल्कुल ऐसे डब्बू से, वो जो है वो ऐसे आगे वो हैरान, अच्छा क्या ये वो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से और फिर वो जो अल्फाज थे उन्होंने मतलब है कि क्या हुआ। अब जैसे ये बाइडेन इंतजामिया का एक बड़ा सवाल उठते हैं कि भाई कैसे आप यहाँ से निकल गए थे, और इतने लोग वो मतलब साइगॉन के साथ लोग मिला रहे थे, और वो हमारे यहाँ भी लोग कितने आ गए उस वक्त में। ये दूसरा इशू हुआ है हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में। मतलब मैं इसको ये 7 अक्टूबर के आगे पीछे जो 2001 जाहिर है कि यकीनन मुझे नहीं पता कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स यकीनन उस वक्त होंगे, डेफिनेटली जो कोर कमांडर्स हैं या जो मेजर जनरल्स भी हैं, इवन बाकी लोग जो भी हैं उनको सबको याद है, और जो रिटायर हो गए उनको भी याद है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ से पाकिस्तान आ गए थे और पाकिस्तान से भी चले गए थे सूफी मोहम्मद साहब। ये जो 9/11 के बाद एक क्योस था पूरा, उस वक्त कितने लोग इधर आए, यहाँ से कितने लोग गए, उनको संभालते संभालते एक अरसा लग गया। ये अभी भी शायद वो नहीं हुआ मसला, वो जो उसके बाद जो लोग आए, और वो जब वहाँ कारपेट बॉम्बिंग शुरू हुई, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो वो जब स्टार्ट हुआ तो वो इधर आ गए लोग, यहाँ से लोग वहाँ चले गए कि हम लड़ेंगे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो उस वक्त बाढ़ वगैरह नहीं थी बिल्कुल भी, और ये जो है ये इलाका गैर, मतलब इसको जाहिर है कि वहाँ पे फाटा या अजीब सी सूरत हाल वहाँ पे थी कि वहाँ पे तो नो मैन है, वो एक कानून बने हुए थे उस वक्त के लिहाज से। तो उस वक्त ये था कि, और दूसरा हुआ ये जब इनखला हुआ तो बेशुमार लोग वहाँ से आ गए, और वो उनका जो अब बात हो रही है कि उनका ना कोई रजिस्ट्रेशन हुई, ना रिकॉर्ड हुआ, ना कुछ पता चला कौन लोग आ गए कैसे हुआ। और वो भी रात को बात की उन्होंने कि जदीद तरीन असला आप छोड़ के वहाँ पे इतने बिलियंस का आ गया, लेकिन जाहिर है कैमला हैरिस ने जवाब दिया कि डील आप कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो मुबाहिसा है मुझे इसका ये ट्रांसलेट कितना होता है इलेक्शन रिजल्ट्स पे, ये अभी देखना है। क्योंकि जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं वो तो ट्रंप के फॉलोअर्स, जो कट्टर फॉलोअर तो कट्टर फॉलोअर हैं। जो बाइडन के जो उधर से जो डेमोक्रेट्स हैं उनको बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा। कैमला हैरिस की जो परफॉर्मेंस थी, पर उन्होंने कहा कि दूसरी डिबेट करो, मतलब एक और डिबेट की जाए, वो ट्रंप ने मना कर दिया उस तरफ से। तो कैमला हैरिस जो है इसमें उन्होंने चाइना के ऊपर बात हुई, अच्छा वो फिर जाती इधर उधर वो ट्रम्प जो है ना वो लंबी कहानी देखें ऐसे होता। अच्छा इतने वाक़यात तेज़ हैं दुनिया में, तेज़ हो रहे हैं कि लोगों को नहीं याद इस वक्त कि ट्रम्प अपने दौर में क्या, मतलब ट्रम्प को पहचाना जाएगा तो वही कैपिटल हिल पे हमला और ये सारी बातें, या कोविड के हवाले से शायद कि वो नहीं मानते थे, बाकी उनको नहीं लोगों को याद कि भाई क्या उन्होंने किया था। मतलब वाक़यात इतना कुछ हो गया उसके बाद। तो वो अगर वो अपने दौर को बता रहे हैं, कहते हैं आप जो है मार्क्सिस्ट हैं आप, अच्छा उनके वालिद चूँकि इकॉनमी पढ़ाते उनको भी कह दिया रगेद दिया, तो वो ट्रम्प जो है ना वो नहीं खड़े हो पाए कैमला हैरिस के सामने अनएक्सपेक्टेडली। ये बड़ी गैर मुतवक्को बात है, और इसकी तवक्को कम से कम मुझे तो नहीं। अच्छा फिर उसके साथ ही हुआ कि फ़ौरन बाद जो है उसके अमेरिका की आज की नौजवान नस्ल जानती होगी, और यकीनन जो लोग सुनते हैं म्यूज़िक, तो टेलर स्विफ्ट बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वहाँ की गुलकार हैं, 34 साल है इनकी एज, और ये जो हैं ये आप समझें कि बेशुमार एमी अवार्ड्स, बेशुमार वो MTV के अवार्ड्स और मुख्तलिफ, ये दुनिया की चंद बेहतरीन आप समझ लें कि इस वक्त इनका सिंगर्स में शुमार होता है अमेरिका से। यानी आप ये समझ लें कि जैसे मेडोना टाइप हैं ये इस वक्त आज के दौर में। 283 तो इनके फॉलोअर्स हैं, 283 मिलियन फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं। तो इन्होंने जो है वो फ़ौरन ही इंस्टाग्राम पे जो है वो कैमला हैरिस की हमायत का ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा ये बिल्कुल एपॉलिटिकल खातून है, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइकल जैक्सन ऐलान कर दे, इस तरह इस लेवल पे ये इतनी पॉपुलर है। अब इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया फ़ौरन कि जी मैं कैमला हैरिस की, और इन्होंने उसके साथ जो है वो ये चाइल्डलेस कैट लेडी, ये उन्होंने सिग्नेचर नीचे डाला अपना, चाइल्डलेस कैट लेडी। अब ये जो चाइल्डलेस
कैट लेडी है, ये इन्होंने अटैक किया जेडी वैंस के ऊपर। वो जेडी वैंस जो कि ट्रंप के नायब सदर हैं, और ये एक तरह से बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़, उन्होंने कुछ अर्से पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जेडी वैंस ने, चाइल्डलेस कैट लेडी, डेमोक्रेट्स को कहा था। तो लोगों ने ये पहले बहुत पुरानी इस लफ्ज़ की तारीख़ है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अमूमन एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसको बहुत ही एक जो घटिया किस्म के लोग हैं वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है चाइल्डलेस कैट लेडी, उसमें ये होता है कि जी किसी खातून के यहाँ अगर औलाद ना हो तो वो फिर मुख्तलिफ बिल्लियाँ और इस तरह, तो वो ये होता है कि वो मतलब उनको बच्चे अब मतलब बहुत अजीब सी, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। एनीवे, इन्होंने कैमला हैरिस को निशाना बनाया ये लफ्ज़ कह के, क्योंकि कैमला हैरिस जो हैं वो 2 बच्चों की, जो कि 20 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनकी वो सुतेली माँ है। अच्छा, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये जो गुलकारा हैं, इन्होंने जवाब में जो अपना नाम नीचे तहरीर किया, साइन नीचे किया, वो उन्होंने चाइल्डलेस कैट लेडी, और इनके पास 3 बिल्ली हैं, बड़ी तो एक बिल्ली के साथ। और ये टाइम ऑफ ये जो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की वाहिद खातून थी जो आर्ट के हवाले से मैगज़ीन के ऊपर भी पॉपुलर खातून। अब यह है कि वो उन्होंने अपनी एक बिल्ली के साथ जो तस्वीर डाल के, तो जेडी वैंस को, अब अच्छा वो अब ये हुआ कि वो ट्रंप साहब उसके बाद फॉक्स पे गए, इंटरव्यू शायद उन्होंने ख़त्म हुए थोड़ी देर पहले, वो भी मैंने देखा, और ट्रंप साहब ने वो कहा कि ये सबसे घटिया तरीन, अगर कोई दुनिया में कुर्रा अर्थ पे कोई अगर टीवी नेटवर्क है तो ABC है क्योंकि ABC के जो मेज़बान हैं वो मिले हुए थे कैमला हैरिस के साथ। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो टेलर स्विफ्ट है, इन्होंने जो हमायत का ऐलान किया है, इनको तो नताइज भुगतने होंगे। अब लोग जनाब सोशल मीडिया पे, अच्छा इनके फॉलोअर्स ज़ाहिर है रिपब्लिकन्स भी हैं और जो डेमोक्रेट्स भी हैं, गुलकारा की तरफ से ये बात होना, वो जनाब एक हंगामा मचा हुआ है, और वो एक उधर जो है एक मामला खड़ा है। लेकिन ये कि कैमला हैरिस के जान में जान आई कि ये जो किया, मतलब वो बिल्कुल बाइडन वाली सूरत हाल नहीं थी। एज भी ज़्यादा नज़र आ रही थी ट्रंप की, पहली दफ़ा वो जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि दरमियान में क्या हुआ है, लेकिन वो जैसे मतलब वो उस तरह से नहीं कर पाए, तंज और ये, और वो जैसे बाइडन के साथ वो करते थे ना, वो उस तरह से नहीं कर पाए कैमला हैरिस के साथ। मैंने वही बात की कि इसका इंतखाबी नताइज पे क्या असर पड़ता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि जो लोग दरमियान में होंगे, दरमियान के वोटर्स होंगे, वो ज़ाहिर है कि जाएंगे कैमला हैरिस की तरफ, और जो ट्रंप के फेवर में हैं वो ट्रंप के फेवर में रहेंगे। वो इतनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में। तो ये तो कल का हो गया तस्करा। अच्छा, ये उस वक्त हुआ जब, अच्छा इसमें यूक्रेन का भी डिस्कशन, अच्छा चाइना को भी खूब कोसा, लेकिन इशू ये है कि चाइना के ऊपर कोई प्लान किसी के पास नहीं है। मतलब सब्सटेंस के पूरी डिबेट की जो है वो खूबसूरती कह लें या बदसूरती कह लें, कि उसमें सब्सटेंस नहीं था। मतलब एक होता है ना कि उसमें कोई आपको कोई मटेरियल मिलता है, तो इसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, इसने जवाब दिया, जैसे होता है ना कि एक आमियाना सी, मतलब डिबेट्स अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हैं उनमें एक बड़ा प्लान आता था एक सामने, पीस प्लान, किसी ने बात की, कोई ऐसी बात जो याद रह जाए। इसमें बस वही हो गया जैसे लाइक बॉक्सिंग मैच, कि भाई वो थोड़ी सी देर कम है और वो तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो, तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। क्या आप कहेंगे जी चाइना को कहा जी प्यूटिन, अब वो क्रेमलिन की तरफ से बात हुई कि जी ये प्यूटिन हमारा नाम क्यों बार बार ले रहे हैं भाई, यह आपकी सदारती डिबेट है। तो ये प्रेसिडेंट प्यूटिन क्रेमलिन की तरफ से एहतजाज हुआ है कि आप, उन्होंने कहा तुम प्यूटिन के दो, तुम प्यूटिन के दो। उन्होंने कहा मैं तो ये रिजल्ट मैं जीत गया तो मैं हलफ बर्दारी से पहले जंगे ख़त्म करवा दूंगा। कैसे? अब वो एक सवाल है, मतलब एक सवाल खड़ा है कैसे, क्या होगा, क्या। बहरहाल वो मैंने कहा ना सब्सटेंस के बगैर वहाँ पर भी कुछ हमारी वाली सूरत हाल ये कि प्लान नहीं है कि करना कैसे ठीक, क्या कैसे आगे बढ़ना है। बहरहाल तो ये वो जो मेरी राय है इस डिबेट के बारे में, और ये ज़ाहिर है CNN भी यही कह रहा है, और वाशिंगटन पोस्ट और बाकी जो लोग जनरल ऑब्जर्वर्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो एक बात हुई। दूसरा जो वाक़या है वो ये पेश आया है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो ब्रिटिश सेक्रेटरी डेविड लेमे वो केव पहुँचे हैं। अच्छा, अब जो ज़ेलेंस्की हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उनके
यहाँ पर भी कोई प्लान नहीं है। मतलब इस वॉर को एंड कैसे करना है, इस वॉर का कोई मतलब कोई इसकी कोई ये खात्मा तो होगा ना इसका, इसको पीस डायलॉग होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो बहरहाल पहुँचे। वहाँ से बात हो रही है कि ये जो है इसको हमने इनको, वो कह रहा है कि मुझे वो मिसाइल दो जो कि मैं डीप इनसाइड जो रशिया है उसको उनको मैं वहाँ पे हिट करूँ। अच्छा, वो जो मिसाइल्स हैं वो अगर वो हिट वहाँ पे करते हैं तो वो उसके नतीजे में ये होगा कि उसको रशिया कह रहा है कि हम फौरी तौर पे गिराएंगे। ATACMs जो हैं मिसाइल्स, उनको हम फौरी तौर पे गिरा देंगे। और जो रशिया के जो प्लेन्स हैं आज, उनके जो बॉमर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉमर्स, उन्होंने बेरेंट और नॉर्वेजियन सी के ऊपर आज उन्होंने फ्लाई किया है। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे मैप में देख सकें, ये ये अटलांटिक के एरिया है, बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सी पे आज रशिया के जो स्ट्रेटेजिक बॉमर्स हैं उन्होंने आज फ्लाई किया है। अच्छा, अब ये वो इलाका है कि अगर हम देखें तो स्वीडन, फिनलैंड, ये आर्कटिक ऊपर, और ये जो है ये काफ़ी वास्ट एरिया में आइसलैंड। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल ऐसी है, लेकिन जाहिर है कि वो इस वक्त सपोर्ट मुकम्मल उन्होंने करनी है और करनी चाहिए। अच्छा, वक्फे पे जाने से पहले ये 27th मैं एक से मिनट लूँगा। 27th स्लाइड, नेशनल ऑडिट ऑफिस बरतानिया का, उसकी रिपोर्ट आई है। वो क्या रिपोर्ट है, उसको डाउनलोड करके पढ़ें, टाइम हो फारिग तो पढ़ें, और नहीं अगर टाइम उसको पूरे को पढ़ने का तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देख लें। और वो वॉच डॉग जो है नेशनल ऑडिट ऑफिस, वो कह रहा है कि बरतानिया ने पुराना सामान भेज दिया यूक्रेन। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स 26वीं स्टोरी है। वो कह रहा है कि पुराना सामान भेज दिया, और उसमें कुछ सामान तो ऐसा था जो आर्मी के बूट्स वगैरह जिसको कि कचरे में फेंक देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्पेंडिंग वॉच डॉग। ये भी रौला पड़ गया वहाँ पे ऑडिट ऑफिस। तो बहरहाल ये जो है ये अब ये इन्वेस्टिगेशन इनटू मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन, उनकी रिपोर्ट में ये कि पुराना सामान भेजा है और ये जो है स्क्रैप रिप्लेस हो गया था, पता नहीं क्या था, और इसको वेस्ट करना था या कॉस्ट टू जो भी है। बाहर एनीवे ये एक थोड़ा सा सवाल इस पर उठा हुआ है, और ये है कि वगैरह वगैरह सोवियत दौर के टैंक्स थे, उनको ऐसे करना था। बहरहाल उनकी भी एक अपनी पॉलिसी है विच इज़ गुड कि वो अकाउंट जो भी उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है इन मुल्कों में। लेकिन इशू ये सारा कि अब इसका प्लान क्या है, इसको बंद कैसे करवाना है। अच्छा, वो हर थोड़े दिन बाद बाइडेन आते हैं, ये अभी 1-2 दिन सीज़ फायर हो जाएगा, फिर कभी दूसरा आता है आदमी, वो कहते हैं सीज़ फायर, बस ये सीज़ फायर होने वाला है, बस कल एक आध दिन 24-48 घंटे वो करके वो सीज़ फायर जो है वो फिर आज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमास ख़त्म हो गई, अब हम हिजबुल्लाह से लड़ेंगे, यानी अब हम लेबनान से लड़ेंगे, और हम जो है वो मतलब लेबनान को गज़ा बना देंगे या गज़ा को पता नहीं मगरबी किनारा बना, मतलब इतना करेंगे हम, इतना लड़ेंगे इसराइल के बकौल। तो वो जो उनका नॉर्दर्न बॉर्डर है लेबनान के साथ, वहाँ पर फटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आज 6 लोग और शहीद हुए हैं। तो अब इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि भाई कीव का तो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि विलियम बर्न्स, रिचर्ड मोर, सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो डेविड लेम्स, सारे टॉप, इन्होंने कहा है कि सीज फायर। तो एक तो यूक्रेन को कितनी हेल्प करनी है अब, क्योंकि कर्ज के ऊपर से तो वो तो फौजों का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है, वो पीछे धकेला जा रहा है। और यहाँ जो है अब ये है कि उसको क्या प्लान क्या है, इसको एग्रीमेंट कैसे होगा, सीज फायर कैसे, मतलब क्या व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी तो एक ओपन एंडेड जंग छिड़ गई तो अजीब रौला है। और आप वक्फा लें, राहुल गांधी साहब की मुलाकात हुई है अमेरिका में एक शख्स से, और उस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड लू। राहुल गांधी की ऑपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी साहब की, उनकी मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई है अमेरिका में। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आज जिस तरह कहा गया है कि हुकूमती वजूद उसके इकदाम अवाम के मफाद से मुतसादिम है और आइन से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी जमात की हिमायत नहीं हासिल कर सकती। नहीं, मौलाना साहब दुरुस्त कह रहे हैं बात। देखें, बात ये सारी कि जो यानी मैंने आपसे कहा ना कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं तो एक प्लान के साथ सामने आए, और प्लान सिक्योरिटी के हवाले से हो, आवाम के हवाले से हो। ये जो अरेंजमेंट है ये नहीं चल रहा बिल्कुल भी। ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल अब ये इसमें और तलखियाँ बढ़ेंगी और इश्यूज़ खड़े होंगे। सिक्योरिटी क्राइसिस मुल्क में है जो कि बॉर्डर्स के ऊपर है, और वो इंटरनल भी अपने रंग रूप दिखाता है। ये 9/11 के बाद कितना यहाँ पे कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में। लेकिन ये है कि तो उसके बाद अब इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि इनखला वहाँ से हो गया तो हम अब उसके बाद एक इंटरनल टर्मोइल की तरफ मुल्क को ले जाएं। तो ये है कि अब इसको ज़ाहिर है यही शख्सियात सारी बैठेंगी और इसको आगे खींचेंगे तो मुल्क का मज़ीद नुकसान होगा। या तो बैठें सारे आपस में डिसाइड करें कि भाई वो जो शाहिद खान नवाज़ी साहब बात करते हैं, मैं उनका ही जुमला कोट कर रहा हूँ कि सब बैठें आपस में, या जो वो साहब बात करते हैं, या जो सभी बात करते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत में होते हैं तो वो फिर उसके बाद चेंज हो जाती है। अभी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कैसे होगा, क्या होगा, उससे हटके एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो मैं बार बार कहता हूँ कि सारे बैठ जाएं आपस में बैठ के और उसके बाद आगे की तरफ मूव करें और मुल्क को लेके चलें। अच्छा तासुर नहीं जा रहा इसका, ये जो भी कुछ हो रहा है, गालम गलूच और बाकी सारे मामला। मतलब साथ ही आप देखें लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं पूरे मुल्क में, सोशल अनरेस्ट, IMF, आगे भी मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो या तो बहरानों से निकालने में तो खुद बहरान का सबब ना बने। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है डोनाल्ड लू, देखें हम किसी ऐसी बात पे इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं करते, लेकिन उसका अगर कोई रीजनल या ग्लोबल इशू हो तो फिर हम उस पर उसको छेड़ लेते हैं। जैसे इंडिया के हवाले से अगर उनका कोई ऐसी चीज़ जो कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो। अब राहुल गांधी जो हैं अपोजिशन लीडर, उनका 3 रोज़ा ये दौरा जो है ये हुआ, और वाशिंगटन DC में जो है उन्होंने एक तो बात उन्होंने ये कही कि भाई 4000 किलोमीटर 4000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो चाइना के पास चला गया, और ये जो है ये दिल्ली से बड़ा इलाका जो है वो चाइना के पास चला गया। अच्छा, अब ये जाहिर है कि राहुल गांधी जो हैं वहाँ के इंडिया के अपोजिशन लीडर हैं, उनकी पूरी एक तो ये उन्होंने ये बात जो है ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करता हूँ 25th स्लाइड। इन US राहुल गांधी क्लेम्स कि चाइनीज ट्रूप्स ऑक्यूपाइड लैंड द साइज ऑफ दिल्ली इन लद्दाख, और ये 4000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर। अच्छा, और ये जो इन्होंने चाइना को ठीक तरह से उन्होंने नहीं हैंडल किया। वो वहाँ पे मीडिया से जो बात उन्होंने की, फिर उनकी बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। उसमें जो है वो कई कांग्रेस के अरकान हैं, उसमें एक उसमें इल्हान उमर भी हैं। इल्हान उमर जो हैं ये 2022 में ये पाकिस्तान आई थी। ये सोमालिया से इनका ताल्लुक़ है, और 2019 में ये पहली अफ्रीकन रेफ्यूजी थी जो कि कांग्रेस का हिस्सा बनी। ये पाकिस्तान आई थी, और पाकिस्तान जाके इन्होंने आज़ाद कश्मीर का भी दौरा किया था, और आज़ाद कश्मीर का दौरा जब इन्होंने किया था तो वहाँ जाके इन्होंने आज़ाद कश्मीर में ये कहा था कि अमेरिका जो है आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर और जो कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसके ऊपर अमेरिका तवज्जो उतनी नहीं दे रहा जितनी देनी चाहिए। यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं अमेरिका जो है वो उतनी तवज्जो नहीं दे रहा जितनी तवज्जो अमेरिका को देनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे जो है आज़ाद कश्मीर का दौरा किया था, LOC तक गई थी ये। और उसके बाद ये हुआ था कि इन्होंने फिर जो है वो तो इनसे भी मुलाकात हुई है, जो राहुल गांधी उनकी इनसे भी मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है कि उनका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन वो एक बड़ा इकफाल किरदार वहाँ इल्हान उमर अदा करती हैं। और डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई है। अच्छा, अब डोनाल्ड लू से जो मुलाकात हुई है ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनके बारे में कुछ दिन पहले जिनका नाम लिए बगैर एक तो पाकिस्तान में बड़े मकबूल हैं, ठीक है, और जो अगर कभी रिटायर हो जाएं और अगर कभी वो उनका मूड हो इलेक्शन लड़ने का तो पाकिस्तान तशरीफ लाएं,
यहाँ पे जो इस अरेंजमेंट में मौजूद जमातें कम से कम पीटीआई के अलावा वो सारी जो है ना वो उनके मजाक बात कर रहा हूँ क्योंकि पीटीआई की तरफ से उनका नाम जो है लिया जाता रहा है। तो बड़े अच्छे ये पाकिस्तान दोस्त शुमार होते हैं। इनका जो एक यानी इस तनाज़े से आप इनको हटा देना जो साइफर वाइफर का तो ये पाकिस्तान दोस्त के तौर पे गर्दाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो ऐसा फंसे उस चक्कर में कि वो निकल ही नहीं पाए। तो इनके बारे में जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू। अब इनके बारे में जो है वो इंडिया में मतलब खूब उनके मीडिया ने खूब हर जगह उनके जो मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि ये जो है इनका जिक्र किया था हसीना वाजिद ने कि एक छोटे कद का वाइट मैन आया था, उसने मुझे कहा था कि अगर तुम जो है ये सेंट मार्टिन आए, वो एक कहानी है वो भी, सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ दें जितवा देंगे, वो जीत गई पे पता नहीं, वो एक लंबी चौड़ी कहानी चल रही है वहाँ। लेकिन उनसे भी मिले। अच्छा अब उनसे तो मुलाकात हुई है और भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से इंडिया का मीडिया ही कहे तो ज़्यादा मुनासिब है हमारा कहना। मुलाकातें इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, राहुल गांधी की इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनका मीडिया इसको दे। ये कांग्रेस की शख्सियात से हटके और डोनाल्ड लू से हटके उनकी मुलाकातें हुई हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, तो वहाँ से जिक्र होगा तो फिर हम कोट कर देंगे और यकीनन हमारे पास इतराज़ है उनके पास भी होंगी। अब जो डोनाल्ड लू हैं, ये मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो इंडिया में डोनाल्ड लू साहब को इंतहाई जो है ना वो मतलब उनकी कोई ऐसी पोजीशन ही बन गई जैसे पाकिस्तान में बनी हुई है, लेकिन वो इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। अच्छा इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं डोनाल्ड लू और साथ ही इंडिया का दौरा करेंगे, उसके बाद जाएंगे बांग्लादेश और बांग्लादेश जाएंगे और इंडिया के दौरे पे आने से पहले जो है वो उनकी मुलाकात वहाँ पर जो है वो राहुल गांधी से हुई है। और राहुल गांधी जो हैं उधर, अच्छा यहाँ पर जाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा, ये मैं अगर स्लाइड दिखा सकूँ, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू ट्रेवल टू इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो हैं ये तशरीफ़ ला रहे हैं, ये 10 तारीख से पहुँच गए होंगे, 10 से 16 तक ये दौरा कर रहे हैं। और ये जो हैं यहाँ पे ये जो हैं ये भारत के साथ उनके होंगे मुज़ाकरात भारत में, और फिर बांग्लादेश जाएंगे। और बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर यूनुस का जो इंटरिम सेटअप है वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे डोनाल्ड लू। अच्छा अब डोनाल्ड लू जो है यहाँ आने से पहले लेकिन की मुलाकात हुई राहुल गांधी से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहाँ पे जमहूरियत जो है वो इंतहाई बदतरीन 10 सालों में भारत की जमहूरियत का वो हशर नहीं हुआ जो कि हुआ है मोदी सरकार के दौर में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया। राहुल गांधी यूएस विजिट, हम कहते हैं कोर्ट, क्योंकि इसके एक सिलसिला बन रहा है, वो मेरे ख्याल से खुद उधर से ही थोड़े दिनों में आएगी कोई बात पड़ोस से, तो हमें आइडिया होगा। लेकिन ये कि वो ये कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी ब्रोकन फ्रॉम लास्ट 10 years और नॉट फाइटिंग बैक, क्योंकि राहुल गांधी ने सीटें गेन की हैं, मतलब उन्होंने लूज़ किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब लेकिन उनकी मुलाकात जो हुई डोनाल्ड लू से हुई है। असल जो बात है वो मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई है। देखिए ना ANI वहाँ का 20 स्लाइड कोट कर देते हैं, लॉ मेकर्स और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स 20 स्लाइड, इसमें डोनाल्ड लू हैं, बाकी सारे जो है ना वो एक तो इलान उमर है और दूसरे डोनाल्ड लू हैं। अब डोनाल्ड लू से मुलाकात राहुल गांधी की, डोनाल्ड लू बड़ी मतलब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और डोनाल्ड लू उसके बाद आ रहे हैं इंडिया और उसके बाद आ रहे हैं बांग्लादेश, जिनके बारे में हसीना वाजिद कहती हैं छोटे कद का वाइट मैन, इन्हीं के बारे में तो हसीना वाजिद। तो अब एक अजीब एक खटपट वहाँ पर उनके वज़रा जो हैं वो खूब उन्होंने कि जी राहुल गांधी ने मुल्क से बाहर जाके जो है, एक तो उनके वज़ीर जो हैं उनकी तरफ से ये बात आई। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये न्यूज़ वीक को कोट करता हूँ, देखें एक तो ये अपोजिशन और हुकूमत का चल रहा है, लेकिन ये इसमें भी एक कहानी पक रही है, मैं अभी उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वो खुद ही इंडिया का मीडिया उससे करेगा तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। असल बात ये कि न्यूज़ वीक ने जो रिपोर्ट दी है ना, देखें ये कोई न्यूज़ वीक है, ये 28 स्लाइड, वो ये कहते हैं कि चाइना की जो ट्रूप्स हैं वो डजन्स ऑफ माइल फिर मज़ीद अरुणाचल प्रदेश में आ गई हैं और आगे बढ़ गई हैं, और वहाँ पर वो ट्रूप्स जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अच्छा अब ये 28 स्लाइड है, अगर हम दिखा सकें न्यूज़ वीक को कोट करें, और वो जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पर वाकई ये न्यूज़ वीक की खबर है, ठीक है। इसको फिर वहाँ के जो किरण
रिजिजू हैं जो उनके मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने रिजेक्ट किया है कि नहीं ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन मणिपुर जो है, मणिपुर की कशीदगी जो कि ईगोज की लड़ाई है, ये जो ईगोज होती है ना आपकी कि हमने तो मारना है, तो ये तो मारेंगे, मुसलमान हैं, ये तो दलित हैं, ये तो ये हैं, ये तो ये हैं, तो मारना, ये ईगोज की लड़ाई, वरना ये मामला इतना ख़राब नहीं होता मणिपुर का बहुत अरसे में। लेकिन अब जो वहाँ के हालात हैं वो इंटरनेशनल मीडिया का हिस्सा बन गए हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये वाशिंगटन पोस्ट को मैं पहले कोट करता हूँ, 30th और 31st, न्यूयॉर्क टाइम्स, वायलेंस रिसर्जेस इन इंडियन स्टेट लॉक्ड इन ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट फॉर 16 महीने। और ओपन वॉर जोन, मणिपुर अब एक ओपन वॉर जोन है, ठीक है। मतलब अब वो नहीं है कि मतलब है कि कोई दहशतगर्दी नहीं है, ओपन वॉर, दोनों एक तरफ से जो है वो रॉकेट, एंटी रॉकेट मिसाइल, एंटी मिसाइल हो, तो एक खप पड़ी हुई है, पोरस बॉर्डर, म्यांमार आगे, तो ये जना ओपन वॉर जोन बन चुका है। और जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो कह रहा है कि इंडियन स्टेट इम्पोज कर्फ्यू एंड शट्स इंटरनेट आफ्टर फेस्टिव एथनिक क्लैशेस। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो सारे मामलात हैं और भरे हुए अखबार सारे, मैं उनको कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन इशू ये है कि इसमें रशिया ने एक और बात की है, और वो ये की है, एक तो रशिया का और चाइना की नेवल एक्सरसाइजेज सी ऑफ जापान में शुरू हुई। मैं 1 मिनट से ले लूँ, सी ऑफ जापान जो है ना, ये सी ऑफ जापान ये ईस्ट सी कहलाता है, यानी ये रशिया का बिल्कुल जो आप समझें कि उनका जो फार ईस्ट है, और फार ईस्ट के साथ जो है वो कोरिया है, यानी ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से बहुत ऊपर है। यानी सी ऑफ जापान का कोई बॉर्डर जो है वो चाइना से नहीं लगता, यूँ समझें। तो ये यानी बीच में कोरिया है या जापान है या रशिया का मेनलैंड है, ये सी ऑफ जापान है। अच्छा, इसमें फटा पड़ता है, वो कहते हैं कि इसको जो है वो सी ऑफ जापान को नॉर्थ कोरिया इसको ईस्ट सी कहता है, मतलब एक इशू चल रहा है इसके ऊपर। एनीवे, सी ऑफ जापान में रशिया और चाइना की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं। सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज नेवल हो रही हैं, 400 शिप्स हैं उसमें, 400 उसमें वॉरशिप्स हिस्सा ले रहे हैं, और सब मेरीन और ये वो साथ। अब इशू ये है कि ये, और इसी दरमियान जो है अब ये अगर मामला अगर बढ़ता है, मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चैलेंज है इस वक्त, बहुत बड़ा चैलेंज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और सारी दुनिया के लिए, सीज़फायर टॉक्स गज़ा, ठीक है, यहाँ पे एक्सलेशन से रोकना, ठीक है। उन्होंने कहा ईरान असला दे रहा है, ईरान ने डिनाई कर दिया, तो वो इशू ये है कि उसको डी एस्केलेशन से रोकें, यूक्रेन पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएं। ये मतलब है कि ये अजीब है कि मैंने कहा ना, ये मतलब है कि 9/11 के बाद जो जंगें छिड़ी दुनिया में, तो ये अब एक नया जो है ना, एक नया कट्टा खुल गया यूरोप के अंदर, और इधर गज़ा में दोबारा जाहिरियत, और ये सारा, इसको रोकें। और वहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही हैं, तो उसमें पुतिन की तरफ से ये मैसेज गया है कि ये जहन में रखें कि अटैक करने से पहले कि ये जो है ये हमारा जो है ये चाइना के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ पैक्ट है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही हैं, यहाँ पे जंग रशिया की हो रही है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। तो और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये आसियान के मुल्क हैं, यहाँ पर क्राइसिस का, जो मैं कह रहा हूँ ना, ईस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, एक्ट ईस्ट, और जो मैं हमेशा बात कहता हूँ लोग, उधर क्राइसिस बड़ा खड़ा हो रहा है। और उससे देखना ये है कि कैसे रीजनल पॉलिसीज़ में क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो जो राहुल गांधी ने जो बात की है उसके ऊपर काफ़ी एहतजाज हो रहा है इंडिया में, लेकिन उन्होंने, तो अपोजिशन लीडर हैं, वो जाहिर है कि उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कही 4,000 मुरबा किलोमीटर हमारा निकल गया जी, यानी बहुत बड़ी ज़मीन है, ये बहुत बड़ा इलाका है, और मज़ीद इलाका जो है वो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ भी कह रहे हैं। और तो ये भी मेरे ख्याल से तलखी रीजन में बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर बैठ के सारे जो है ना, ये अरेंजमेंट ये होता है ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है। सारे सीनियर लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, राना सानाला बैठे हैं, उधर से बिलावल साहब बैठ जाएँ, बाकी उनके जो सीनियर शरी रहमान साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं सारे, और उधर से बैठे हैं MQM की क़यादत बैठे, PTI को बिठाएं साथ, सारे बैठ के, और उसके बाद एक रोज़ा तो गेम अच्छा